सुधा अपनी बेटी एकता और कोमल के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी। सुधा के पति और कोमल एकता के पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए सुधा अकेले ही दूध बेचकर परिवार का खर्चा चलाया करती थी। माँ, तुम्हें तो तेज बुखार है, छोड़ो ये दूध की बाल्टी, आज मैं गांव वालों को दूध दे आऊंगी, आप बस आराम करो। हाँ माँ, देखो मैं भी स्कूल के लिए तैयार हूँ। दीदी आप मुझे भी स्कूल छोड़ देना और फिर दूध देने चली जाना। लेकिन तुम अकेले ऐसे ठीक नहीं है। मैं ठीक हूँ, मैं चलती हूँ। नहीं माँ, कभी तो मेरी बात मान लिया करो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी बस। अच्छा ठीक है, पर आराम से जाना। सुधा से इजाजत लेकर एकता कोमल को स्कूल छोड़ती है और फिर गांव में दूध बांटने के लिए चली जाती है। माँ, तुम मुझे मेरे सपने पूरे करने से रोक रही हो। मुझे नहीं पता, मुझे बस बाहर शहर जाना है और मैं भाई या पापा के आने का इंतजार नहीं कर सकती। अरे लेकिन कीर्ति बेटा, मेरी बात को समझ, मैं तुझे यूँ अकेला शहर नहीं भेज सकती। दूर खड़ी एकता कीर्ति और मनोरमा की बातें सुन रही थी। क्या हुआ मनोरमा काकी, किस बात के लिए रोक रही हो कीर्ति को? अरे क्या बताऊं बिटिया, तू तो जानती है इसे गाने का कितना शौक है। कह रही है कि कल कोई ऑडिशन माँ, ऑडिशन। हाँ वही है, तो इसे फॉर्म जमा करना है, पर इसके लिए शहर जाना पड़ेगा। और तेरे काका यश का भाई इस घर पर नहीं है, वो काम से बाहर गए हैं और परसों लौटेंगे। अब तू ही बता, मैं इसे अकेले शहर कैसे भेज दूं? क्या मनोरमा काकी, तुम भी, इतनी सी बात है, चलो मैं चलूंगी कीर्ति के साथ, ठीक है? ये अच्छा है, तो एकता दीदी कल सुबह 10 बजे तैयार रहना। इसके बाद एकता मनोरमा को दूध देती है और फिर घर लौट जाती है और सुधा को पूरी बात बताती है। ठीक है, चली जाना, लेकिन संभल कर जाना और जल्दी वापस आना, मतलब शाम तक ही आओगी ना? हाँ माँ, शाम को ही लौट आऊंगी और तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी बहुत बहादुर है, बस तुम अपना ध्यान रखना। अगले दिन कीर्ति और एकता शहर के लिए निकल जाती हैं। अरे ये इस दुकान पर इतनी भीड़ क्यों है? लगता है कुछ अच्छा खाने का सामान मिल रहा है। लग तो ऐसा ही रहा है, चलो ना दीदी चेक करते हैं, वैसे भी मैं बहुत भूखी हूँ। ये क्या है? दिखने में तो पास्ता जैसा है, पर इसमें ये सफेद सफेद क्या है? ये व्हाइट सॉस पास्ता है, यानी दूध वाला पास्ता। दूध वाला पास्ता? फिर तो ये मीठा होगा। बिल्कुल नहीं, इसमें दूध जरूर मिला है, पर यह बिल्कुल भी मीठा नहीं है और बहुत ही स्वादिष्ट है। आप लोग खाना चाहेंगे? एक एक प्लेट लगाऊं? एकता तुरंत हाँ करती है और दोनों बैठकर व्हाइट सॉस पास्ता खाने लगती हैं। वाह दीदी, मजा आ गया। काश ये व्हाइट सॉस पास्ता हमें अपने गांव में भी खाने को मिलता, पर हमारे गांव में तो किसी ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। कीर्ति की बातें सुनकर एकता के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो घर पहुंचते ही कोमल और सुधा को अपना आइडिया बताती है। ये तो बहुत अच्छा सोचा है दीदी, व्हाइट सॉस पास्ता खूब बिकेगा। वैसे भी आपके हाथों में तो जादू है। वो तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं बिका तो हमारे पैसे खराब हो जाएंगे। माँ, कम से कम हमें कोशिश तो करनी चाहिए। वैसे भी तुम कब तक यूँ घर घर दूध बेचती रहोगी? अब तुम्हारी तबीयत भी खराब रहने लगी है और छोटी को भी हमें पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना है ना, और इस सब के लिए पैसे चाहिए। कल को तुम्हें हमारी शादी की भी चिंता होगी, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे कोशिश करनी चाहिए। और वैसे भी हम जो दूध बेचते हैं उसी में पास्ता के लिए इस्तेमाल कर लिया करेंगे। ठीक है, अब तू इतना कह रही है तो कोशिश करके देख ले, पर मैं भी तो तेरी मदद के लिए चलूंगी। और मैं भी दीदी। नहीं कोमल, तुम्हें पढ़ाई करनी है, इसलिए तुम मन लगाकर पढ़ो, मैं और माँ सब कुछ संभाल लेंगे। एकता ने व्हाइट सॉस पास्ता बेचने का फैसला तो कर लिया था, पर मसला ये था उसे इसकी रेसिपी नहीं पता थी, इसलिए वो अगले ही दिन भूपेंद्र के पास जाती है जो शहर में पढ़ाई किया करता था। भूपेंद्र, तूने व्हाइट सॉस पास्ता के बारे में सुना तो होगा, शायद खाया भी होगा। शायद? अरे एकता दीदी, मैं तो पास्ता लवर हूँ और व्हाइट सॉस पास्ता में तो जान बसती है मेरी। हफ्ते में 3-4 दिन फिक्स है मेरा, व्हाइट सॉस पास्ता खाना ही खाना है। अरे वाह, तो क्या तुझे इसकी रेसिपी के बारे में पता है? मुझे बताएगा? हाँ, मुझे एक दिन का वक्त दो। मेरा एक दोस्त है जो एक रेस्टोरेंट में काम करता है, मैं आज ही जाता हूँ और उससे रेसिपी लिखवा कर ले आता हूँ।
लेकिन मुझे फ्री में पास्ता खिलाना पड़ेगा आपको। पक्का प्रॉमिस। इस तरह एकता को भूपेंद्र व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी लाकर देता है और अगले ही दिन एकता एक ठेला किराए पर लेकर व्हाइट सॉस पास्ता बनाना शुरू कर देती है। अरे एकता बिटिया, सुधा बहन, ये क्या बेच रही हो? सफेद सफेद क्रीम सी नजर आ रही है, क्या है ये? अरे देखने में तो बड़ी मजेदार लग रही है, पर समझ नहीं आ रही है, पहले कभी देखी ही नहीं। काका काकी इसे व्हाइट सॉस पास्ता कहते हैं। शहर में लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। आप भी खाकर देखिए, बहुत पसंद आएगा आपको। हाँ, क्यों नहीं, लगाओ तो एक प्लेट, हम भी देखे तुम्हारा व्हाइट सॉस पास्ता। हाँ एकता बिटिया, मुझे भी दे दे एक प्लेट। गांव वाले जब एकता के हाथ का व्हाइट सॉस पास्ता चखते हैं तो वो खाते ही रह जाते हैं। अरे एकता बिटिया, ये तुम्हारा पास्ता तो सच में लाजवाब है, मुंह में जाते ही घुल जा रहा है। मन कर रहा है बस खाती जाऊं। पर आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल से मैं हर रोज तुम्हारे ठेले पर ये पास्ता खाने आऊंगी। क्या एकता दीदी, खूब बिक्री हो रही है। चलो अब अपना वादा पूरा करो और मुझे फ्री में व्हाइट सॉस पास्ता खिलाओ। मुझे सब याद है, और ये रहा तेरा फ्री पास्ता, मैंने पहले ही तैयार करके रखा है। वाह दीदी, आप तो सच में कमाल हो, और ये व्हाइट सॉस पास्ता तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, सच कहता हूँ। अब से एकता रोजाना व्हाइट सॉस पास्ता बेचना शुरू कर देती है। गांव वालों को भी उसका पास्ता इतना पसंद आता है कि शादी, जन्मदिन और हर फंक्शन में एकता को व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए बुलाया जाता है, जिस वजह से उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगती है और वो सुधा का इलाज भी करवा पाती है। साथ ही कोमल को पढ़ाई के लिए शहर भेज देती है। किशोर मछुआरा गांव से दूर नदी के पास अपनी पत्नी मीनाक्षी और 10 साल की बेटी परी के साथ रहा करता था। किशोर चाहता था कि उसकी बेटी खूब पढ़े और अच्छा नाम कमाए, इसलिए वो रोजाना मछली बेचकर जितने भी पैसे लाता, उसमें से 100 रुपए अपनी बेटी की पढ़ाई और भविष्य के लिए संदूक में रख देता। आज तो मछलियाँ बेचकर पूरे 400 रुपए की कमाई हुई है। इसमें 100 रुपए मेरी परी के भविष्य के लिए संदूक में जाएंगे और बाकी पैसों से मेरा घर का राशन ले आऊंगा। किशोर पैसे लेकर घर पहुंचता है। आ गए आप? चलिए अब जल्दी से मुंह धो लीजिए, मैंने खाना बना लिया है। हाँ बस अभी आया, पहले 100 रुपए संदूक में रख दूं। आप भी ना 100 रुपए करके कितना बचा लेंगे? तुमने सुना नहीं क्या, बूंद बूंद से तालाब बनता है, तुम रुको बस। किशोर संदूक में 100 रुपए रखकर खाना खाने बैठ जाता है। पापा, आपको याद है ना कल आप मेरे लिए मछली चावल बनाने वाले हैं? बहुत दिन हो गए आपके हाथ के मछली चावल नहीं खाए। हाँ परी बेटा, मुझे याद है। अगले दिन किशोर सवेरे सवेरे मछली पकड़ने नदी की तरफ निकल जाता है। मीनाक्षी भी घर का काम कर रही होती है कि तभी एक चोर घर में घुस आता है। बचाओ, चोर चोर बचाओ, कोई तो बचाओ। गांव से दूर होने की वजह से मीनाक्षी की मदद को कोई नहीं आता। चोर किशोर की सारी जमा पूंजी लेकर भाग जाता है और मीनाक्षी दरवाजे पर बैठी रोने लगती है। अरे भाग्यवान, क्या हुआ, यूँ रो क्यों रही हो? हम लुट गए, बर्बाद हो गए। चोर संदूक में रख के सारे पैसे लेकर भाग गया, अब क्या होगा? क्या? पर कैसे? और तुम कहाँ थी? मैंने खूब शोर मचाया पर कोई आया ही नहीं। हे भगवान, ये तो किस जन्म का बदला ले रहा है मुझ गरीब से। तो आज तो मछलियाँ भी नहीं बिकी। क्या मछलियाँ नहीं बिकी? अब फिर खाना कैसे बनेगा? घर में तो बस थोड़े से चावल हैं। चावल का नाम सुनते ही किशोर तुरंत अपनी टोकरी खोलता है और मछली चावल पकाने बैठ जाता है। अरे वाह पापा, सच में आपके हाथ में तो जादू है। क्या मछली चावल पकाया है, मजा आ गया। सही कहती है परी, आपके हाथ के मछली चावल बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मैं रोजाना हफ्ते के 7 दिन बिना रोटी सब्जी के सिर्फ ये मछली चावल मिले ना तब रह सकती हूँ। बस बस, अब इतनी भी तारीफ मत करो। अच्छा बाबा, कल ना स्कूल टीचर ने आपको बुलाया है। क्यों भला? उन्हें आपसे कुछ बात करनी है इसलिए। अगले दिन किशोर परी के स्कूल जाता है। किशोर जी, परी पढ़ाई में बहुत अच्छी है, लेकिन उसे साइंस पर और ध्यान देने की जरूरत है। हमारा स्कूल कल से एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू कर रहा है ताकि बच्चे जो कमजोर विषय है उसे अच्छे से पढ़ाया जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अच्छी बात है तो एक्स्ट्रा क्लास के लिए आपको 6000 रुपए जमा कराने होंगे।
जितनी जल्दी हो पैसा जमा करवा दीजिए। किशोर पूरी बात मीनाक्षी को बताता है। 6,000 रुपए, लेकिन अभी तो परी की इस महीने की फीस भी बाकी है, तो कुल हुए 65,000 रुपए। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अब तो संदूक में भी कुछ नहीं बचा। यही सोच सोच कर तो जान जल रही है मेरी। क्या करूं? मछलियाँ बेचकर भी तो इतनी कमाई होती नहीं। मैं क्या कहती हूँ, आप पूरा दिन मछलियाँ बेचकर 500 से 400 रुपए कमाते हैं, लेकिन अगर मछली चावल बेचेंगे तो आपके हाथ के मछली चावल तो बहुत अच्छे बनते हैं। हो सकता है काम ना चले, लेकिन परी की फीस तो निकल ही सकती है। बात तो तुम सही कहती हो, लेकिन उसके लिए मुझे ठेले की जरूरत होगी। वो मैं दे दूंगा यार। अरे सोहन, तू कब आया शहर से? बस अभी अभी यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलूं। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं। तू तो जानता है मैं अब शहर में ही रहता हूँ और मेरा राजमा चावल का ठेला बेकार ही पड़ा हुआ है, तो तू उसे इस्तेमाल कर ले। मैं किराया भी नहीं लूंगा। फिर तो बात बन गई, तो तय हुआ, आप कल से मछली चावल बेचेंगे। मीनाक्षी और सोहन की बात मानकर किशोर अगले दिन से ही गांव में मछली चावल बेचना शुरू कर देता है। मछली चावल ले लो, मछली चावल सिर्फ 25 रुपए प्लेट। आज खाओ, बार बार आओ। मछली चावल सिर्फ 25 रुपए प्लेट। मछलियाँ ताजी तो है ना भाई? अरे भाई, मछुआरों को भला बासी मछली की क्या जरूरत? आज सुबह ही निकाली है। ठीक है, तो 1 प्लेट लगा दो। मछली चावल की भीनी भीनी सी खुशबू दूर दूर तक फैलने लगती है और किशोर के मछली चावल खाने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। देखते ही देखते किशोर के मछली चावल पूरे खत्म हो जाते हैं। आ गए आप? कैसा रहा आज का दिन? मछली चावल बिके क्या? अरे ये पूछो बचे या नहीं, पूरा ठेला खाली हो गया। लोगों को मेरे हाथ के मछली चावल बहुत पसंद आए। कल थोड़ी और ज्यादा मछलियाँ पकड़ूंगा और ज्यादा मछली चावल बनाऊंगा। अब किशोर के ठेले पर रोजाना ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगी। वो पूरे गांव में मछली चावल काले के नाम से मशहूर हो गई। जल्दी उसने परी की फीस भर दी और अपने टूटे फूटे घर की मरम्मत भी करवा ली। कुछ दिन बाद सोहन अपनी पत्नी के साथ शहर से गांव वापस लौट कर आता है। अजी, आपने तो कहा था गांव में आपका ठेला है, हम उस पर राजमा चावल बेचकर पैसे कमाएंगे, लेकिन मुझे तो आपके इस टूटे फूटे घर में कोई ठेला नजर नहीं आता। ठेला है लता, बस मैंने वो कुछ दिनों के लिए मेरे दोस्त किशोर को दे रखा है। बेचारा बहुत गरीब है, उसकी बच्चे की फीस भरनी थी, घर में पैसे भी नहीं थे, तो मैंने अपना ठेला उसे दे दिया। हाँ, बड़े आए राजा हरिश्चंद्र के पोते बनने वाले। आपको क्या जरूरत थी उसे ठेला देने की? क्या राजा महाराजाओं के खानदान से हैं हम, जो दूसरों को फोकट में अपना सामान देते फिरे? अरे तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो कैसे करूं? मैं कुछ नहीं जानती। आप आज ही जाइए और अपने उस दोस्त से ठेला वापस लेकर आइए और कल से ही राजमा चावल का ठेला खोल लीजिए, ताकि घर में 2 पैसे आए। सही कहते हैं लोग, औरत फसाद की जड़ होती है। आई नहीं कि किटकिट चालू। जा रहा हूँ। सोहन दुखी मन से किशोर के पास जाता है। वाह भाई किशोर, आजकल तो पूरे गांव में तेरे मछली चावल के चर्चे हैं। चलो अच्छा है। सच कहूँ दोस्त, अगर तेरा ठेला ना होता तो ये मुमकिन ना होता। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, आखिर हम बचपन के दोस्त हैं। इतनी तो मदद मैं तेरी कर ही सकता हूँ ना। लेकिन यार किशोर, एक मदद चाहिए मुझे तेरी। हाँ बोल भाई, मैं क्या मदद कर सकता हूँ तेरी? और तू तो शहर गया था ना अचानक यहाँ? हाँ बस शहर में मन नहीं लग रहा यार, और शादी भी कर ली तो गांव वापस आ गया। अच्छा किया। चल बता क्या मदद चाहिए? ओ यार, अब मेरा भी घर परिवार है, तो मुझे राजमा चावल का ठेला दोबारा खोलना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू मेरा ठेला वापस दे दे। तू समझ रहा है ना? हाँ हाँ दोस्त, समझ गया। तुझे ठेला चाहिए, ठीक है, मुझे 1-2 दिन का समय दे, मैं देता हूँ। किशोर घर आकर पूरी बात मीनाक्षी को बताता है। देखा जाए तो इसमें सोहन भाई साहब का कोई दोष नहीं है। ठेला उनका है तो वो मांगेंगे ही। हाँ, लेकिन अब हम क्या करेंगे? अच्छा, आप ऐसा कीजिए, किसी और का ठेला किराए पर ले लीजिए, या फिर कोई ठेला मिल जाए तो खरीद लीजिए। मीनाक्षी की बातें सुनकर दिमाग की बत्ती जल जाती है किशोर की। वो भागा भागा संदूक खोलता है, जिसमें अब पूरे 15,000 रुपए थे। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। लेकिन कहाँ, बताकर तो जाओ। अगले दिन किशोर सोहन को उसका ठेला दे देता है और मीनाक्षी को लेकर दुकान पर पहुंचता है। ये किसकी दुकान पर ले आए आप मुझे? ये हमारी दुकान है मीनाक्षी, मैंने किसी का ठेला नहीं लिया। अब हमारी दुकान पर ही मछली चावल बेचेंगे। अरे वाह, सच में? ये तो बहुत अच्छा सोचा। और हाँ, अब से तुम्हें भी दुकान के काम में मेरा हाथ बटाना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इस तरह किशोर अपनी दुकान पर मछली चावल बेचने लगता है और लता की जिद के सामने ही सोहन भी अपना राजमा चावल का ठेला लगा लेता है। लेकिन सोहन की राजमा चावल खाने कोई नहीं आता। दोस्त माफ करना,
मेरी वजह से तेरी दुकानदारी नहीं होती। नहीं यार किशोर, ये तो मेरी पत्नी की जिद है, वरना मैं तो यार ठेला लगाना ही नहीं चाहता था। अब सोचता हूँ ये ठेला बंद करके कुछ और काम शुरू कर दूं। भाई साहब, अगर ऐसी बात है तो आप इनके साथ इनकी दुकान में काम कर लीजिए। दोनों दोस्त साथ में हिस्सेदार बन जाइए, फिर हम सब मिलकर कमाएंगे। किशोर और सोहन दोनों ही मीनाक्षी की बात से सहमत होते हैं। वहीं लता को भी मीनाक्षी की ये बात भावुक कर देती है। अब माफ करिएगा दीदी, मैंने आप लोगों को समझने में गलती कर दी, अब मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं लता, माफी क्यों मांगती हो। इस तरह किशोर और सोहन दोनों एक दूसरे की दुकान पर किशोर के हाथ की मछली चावल बेचने लगते हैं और देखते ही देखते दोनों की दुकान बहुत बड़ी हो जाती है और दोनों बिल्कुल दो सगे भाइयों की तरह रहने लगते हैं।